हेलो फ्रेंड्स, मैं अतुल राजसागर। आज की इस वीडियो में बताऊंगा सामाजिक विज्ञान के सिलेबस के बारे में, जो कि कक्षा 10 के लिए है। इसमें आपको मैं बताऊंगा कि आपको क्या ज़्यादा स्टडी करना है, किसमें आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, इसमें विषय सामाजिक विज्ञान का कक्षा 10 का जो है सिलेबस यहाँ पे खुला हुआ है। इसमें जो है 70 मार्क्स का जो है 70 मार्क्स का जो है आपका थ्योरी रहता है, और 30 मार्क्स का जो प्रोजेक्ट वर्क रहता है। इसमें प्रैक्टिकल वगैरह पैरा वगैरह ये सारा कुछ होता है, क्योंकि आपके कॉलेज से आपको मार्क्स मिल जाते हैं 30 नंबर। बाकी के 70 नंबर आपको प्रिपरेशन करना रहता है। देन एग्जाम जब आप देने जाते हैं एनुअल का, यूपी बोर्ड का, फिर आपको उसमें लिखना रहता है। उस हिसाब से 70 मार्क्स का पेपर रहता है। तो इसमें आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे 4 यूनिट में इसको डिवाइड किया गया है। पहली यूनिट में आपको हिस्ट्री पढ़ने को मिलेगा, जो कि 20 नंबर का है। देन आपके बाद में सेकंड यूनिट है, वो है भूगोल की, वो भी आपकी 20 मार्क्स की है। देन जो आपकी थर्ड यूनिट है वो है नागरिक शास्त्र की, जो कि 15 यूनिट की है। और चौथा है आपका आर्थिक विकास की समझ, जो है अर्थशास्त्र, ये आपको 15 नंबर का है। तो उसमें आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे 20-20 नंबर की पहली और दूसरी यूनिट देखने को मिलती है। तो आपको पहली और दूसरी यूनिट पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स पहली और दूसरी यूनिट भी दिलाएंगे। चलिए आकर देखते हैं पहली यूनिट में क्या क्या है, आपको फिर क्या पढ़ना है। दोस्तों आप देख सकते हैं पहली यूनिट जो है हिस्ट्री। इसमें क्या भारत और समकालीन विश्व, यानी कि भारत का इतिहास वो तो हम पढ़ेंगे ही, और उस वर्ष उसी टाइम जो भी विश्व में जो भी गतिविधियाँ चल रही थी, जो किसी विश्व का इतिहास था, उनको भी हम इसमें पढ़ेंगे। ये हमारे लोगों को 20 नंबर का यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये जो खंड 1 है, जिसमें आप देख सकते हैं पहला है वो है घटनाएं और प्रक्रियाएं। इसमें जो पहला चैप्टर आपको देखने को मिलेगा वो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। दोस्तों इसमें हम पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ था, और जोसेफ मैक्सिनी आदि के विचार के बारे में पढ़ेंगे। पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी और ब्रिटिश आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। देन इसके बाद आता है भारत में राष्ट्रवाद। इसमें हम पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद के बारे में, जिसमें कि प्रथम विश्व युद्ध के क्या प्रभाव थे, उसका खिलाफत किसने किया, असहयोग आंदोलन और विभिन्न आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। देन आप यहाँ पे नमक सत्याग्रह पढ़ेंगे, जनजातियाँ पढ़ेंगे, लोग क्या काम करते थे, उनकी खेती किसानी कैसे चलती थी, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी आपको इसी सब्जेक्ट में देखने को मिलेगा, और सामूहिक अपनत्व की भावना भी। देन उसके बाद आपका आ जाता है खंड 2, जो है जीविका, अर्थव्यवस्था और समाज। अब यहाँ पे आपको जो है इसके अंतर्गत आपको जो नेक्स्ट चैप्टर देखने को मिलेगा वो है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, यानी कि भूमंडल में विश्व किस तरह से बना था उसके बारे में आप पढ़ेंगे। जिसमें कि आप पहले पढ़ेंगे पूर्व आधुनिक विश्व, यानी कि पहले जो है विश्व कैसा था और अब विश्व कैसा है, पहले से और अब में कितनी चेंजिंग आई है, ये सारी चीज़ आप पढ़ेंगे। देन आप पढ़ेंगे 19वीं शताब्दी विश्व अर्थव्यवस्था उपनिवेशवाद, यानी कि 19वीं शताब्दी में विश्व की अर्थव्यवस्था कैसी थी, उसके बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका महायुद्धों के मध्य अर्थव्यवस्था, आर्थिक महामंदी, घोर निराशा, यानी जब महायुद्ध हो रहा था उस वक्त में लोग लड़ रहे थे और साथ में आर्थिक तंगी से भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। उसमें किस तरह से उनको आर्थिक तंगी का जो है सामना करना पड़ा और महामंदी का उनको सामना करना पड़ा, इस बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण, यानी विश्व में जब ये महायुद्ध हो गए उसके बाद जब विश्व दोबारा बना, फिर उसके बाद अर्थव्यवस्था किस तरह से चली, अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण कैसे होगा, वैश्वीकरण, इंटरनेशनल मार्केट कैसे हुई, ग्लोबल मार्केट कैसे बनी, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। देन नेक्स्ट है आपका औद्योगिकीकरण का युग, जिसमें क्या है औद्योगिकीकरण, यानी कि जैसे कि नेशनल लेवल से जाके और इंटरनेशनल लेवल में जो व्यापार किस तरह से संभव हुआ, क्या क्या वहाँ पे क्रांतियाँ हुई और क्या क्या उनको चैलेंजेस फेस करने पड़े, ये सारी चीज़ें हम औद्योगिकीकरण के युग में पढ़ेंगे। जिसमें कि पहला आपका औद्योगिक क्रांति से पहले और औद्योगिक क्रांति परिवर्तन की गति, यानी कि औद्योगिक क्रांति से पहले क्या व्यवस्था थी, उसके बाद क्या व्यवस्था हुई। नेक्स्ट है उपनिवेशों में औद्योगिकीकरण, जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें किस तरह से औद्योगिकीकरण हुआ उसका, नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर, ये हम पढ़ेंगे। देन है आपका प्रारंभिक उद्यमी और कामगार, आखिर स्टार्टिंग में लोग किस तरह से बिजनेस करते थे, किस तरह से अर्निंग करते थे, देन उसके बाद उनके क्या क्या काम थे, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने को मिलेगा, पढ़ेंगे। फिर आता है आपको औद्योगिक विकास का अनूठापन, औद्योगिक विकास किस तरह से हुआ, उसमें क्या क्या यूनिकनेस थी, क्या क्या अनूठापन था, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। देन आपका आता है वस्तु के लिए बाजार, वस्तु के लिए कौन कौन से बाजार थे, किस तरह के मार्केट उस टाइम पे बनाए गए थे, लोगों को क्या उससे बेनिफिट होते थे, क्या लॉस रहता था, ये सारी चीज़ें हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। देन आपका आता है खंड 3 रोजाना की जिंदगी, संस्कृति और राजनीति, यानी कि इसमें आपको जो चैप्टर है वो है मुद्रा, संस्कृति और आधुनिक विश्व, यानी कि उस समय जो मुद्रा व्यवस्था थी किस तरह की थी, लोग क्या यूज़ करते थे, सिक्के चलते थे या नोट चलते थे, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। जिसमें आपका है यूरोप में मुद्रण का इतिहास, यूरोप में मुद्रा की क्या इतिहास है, क्या किस तरह से व्यवस्था थी, लोग किस तरह से बिजनेस में मुद्राओं को यूज करते थे। देन उसके बाद है 19वीं सदी में भारत में प्रेस का विकास, यानी कि प्रेस, वो प्रेस करने वाली नहीं जो इस्त्री पे करते हैं, जो इस्त्री के रूप में करते हैं कपड़ों पे, ये वो प्रेस नहीं है। प्रेस का मतलब है प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस किसमें क्या व्यवस्था थी, किस तरह से नोटों को छापा जाता था, ये सारी की सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, कि किस तरह से प्रिंटिंग प्रेस वगैरह का विकास हुआ है। एंड देन नेक्स्ट है राजनीति, सार्वजनिक विवाद और मुद्रण संस्कृति में संबंध, राजनीति का किस तरह से मुद्रण संस्कृति के साथ संबंध था और उनके बीच में क्या क्या विवाद होता रहता है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर आपका आता है मानचित्र कार्य, यानी कि आपको मानचित्र पे काम करना पड़ेगा। आखिर इसमें क्या क्या आपको करना पड़ेगा, वो है इतिहास, भारत का रूपरेखा, राजनीतिक मानचित्र। इसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरह से भारत में राजनीतिक व्यवस्था थी, उसको मानचित्र पे जो है दर्शाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करनी पड़ेंगी। इसमें अगर अध्याय 3 के अंतर्गत हम देखें तो भारत में राष्ट्रवाद दर्शाना और नामांकन पहचान, ये चीज़ें मैं आपको बाद में कराऊंगा। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, कलकत्ता में अधिवेशन जो हुआ था, फिर नागपुर में हुआ, मद्रास, लाहौर, ये सारे के सारे अधिवेशन
इनसे रिलेटेड आपको मानचित्र बनाने पड़ेंगे, जो कि मैं आपको बाद में कराऊंगा। फिर है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र। उस समय कौन कौन से केंद्र थे? जैसे असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। आखिर ये इनके केंद्र कहाँ थे, कहाँ से ये आंदोलन शुरुआत हुए, कहाँ पे खत्म हुए? जैसे कि आप देख सकते चंपारण बिहार में है, खेड़ा गुजरात में है, अहमदाबाद गुजरात में, अमृतसर पंजाब में, चौरी चौरा, डांडी। आखिर इनमें कौन कौन से जो है आंदोलन हुए थे, इनको आपको मानचित्र पर दर्शाना रहेगा। जैसे कि चंपारण बिहार में नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था, खेड़ा गुजरात में किसान का सत्याग्रह हुआ था, अहमदाबाद गुजरात में सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था, अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग कांड हुआ था, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में इसमें असहयोग आंदोलन का उद्घोष हुआ था, डांडी गुजरात में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। इन सब चीज़ों को आपको मानचित्र में दर्शाना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और ये आपको कंपलसरी रहेगा एग्जाम में। नेक्स्ट आपका आता है यूनिट 2 इकाई 2 समकालीन भारत। यानी उस समय भारत में जो भौगोलिक व्यवस्था क्या थी, भारत में क्या क्या था भौगोलिक दृष्टिकोण से। इसमें आपका जो पहला है वो है संसाधन एवं विकास। उस समय क्या क्या संसाधन थे, किस तरह से खेती होती थी, किस तरह से मिट्टी थी, किस तरह से भूमि थी, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। देन फिर आता है वन एवं वन्य जीव संसाधन। आखिर लोग वनों से किस तरह से संसाधनों का इस्तेमाल करते थे अपने रहन सहन के लिए, अपने जीवन को उपयोगी बनाने के लिए। इसमें आपको मृदा संरक्षण वगैरह ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। फिर आता है जल संसाधन। आखिर जल संसाधनों का क्या उपयोग था, जिसमें बहुत सारी परियोजनाएं आपको देखने को मिलेंगी, बहुउद्देशीय परियोजना, जल की दुर्लभता संरक्षण, फिर वर्षा जल को किस तरह से संचित किया जाता था, उसका उपयोग कैसे किया जाता था, ये सारी की सारी चीज़ें आपको जल संसाधन के अंतर्गत पढ़ने को मिलेगा। फिर आती है कृषि। फिर उस समय कृषि कैसी थी और कृषि के प्रकार क्या क्या थे, मुख्य फसलें क्या थी, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ कृषि के अंतर्गत पढ़ने को मिलेंगी। फिर आपका आता है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। खनिज संसाधन में कौन कौन से खनिज के कितने प्रकार होते हैं, जिसमें कि आपको मानचित्र पर भी दर्शाया जाएगा, और खनिजों का क्या उपयोग है, उनका आर्थिक महत्व क्या है, ऊर्जा संरक्षण के नियम आपको पढ़ने को मिलेंगे। ऊर्जा के संसाधन क्या है, परंपरागत संसाधन क्या थे और अभी जो है वर्तमान में उनके क्या संसाधन हैं, उनके उपयोग क्या है, उनका संरक्षण किस तरह से किया जाए, ये आपको पढ़ने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट है विनिर्माण उद्योग। आखिर विनिर्माण उद्योग में किस तरह से अवस्थितिक यानी कि स्पेटल वितरण, इन सबको जो है मानचित्र के द्वारा दर्शाया जाएगा कि विनिर्माण में कौन कौन से उद्योग आते हैं और उनको किस तरह से मैनेज किया जाता है। फिर आपका नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, उनकी जीवन रेखा कैसी थी, संचार निगम जो है, परिवहन निगम जो है, इनके साधनों का महत्व बताया जाएगा, इनके द्वारा किस तरह व्यापार किया जाता था, किस तरह ये पर्यटन के लिए यूज होते थे, ये सारी की सारी चीज़ें आप राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर आपका आता है मानचित्र का। इस बार ये जो मानचित्र का है वो भौगोलिक दृष्टिकोण से है। आखिर भूगोल के अंतर्गत आपको कौन कौन सी मानचित्र पर काम करना पड़ेगा वो इस बारे में बताया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं भारत का रूपरेखा राजनीतिक मानचित्र। इसमें भारत की रूपरेखा कैसी थी, भौगोलिक स्तर पे जो है इसको हम दर्शाएंगे, राजनीतिक मानचित्र को हम यहाँ पे दर्शाएंगे। जैसे कि है संसाधन और विकास। आखिर संसाधन क्या थे, उनका विकास किस तरह से हुआ, मृदाओं के प्रमुख प्रकारों की पहचान, मृदा के कौन कौन से प्रकार हैं उनकी पहचान करना हम यहाँ पे सीखेंगे। आखिर भारत में किस तरह की मृदा पाई जाती है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर है जल संसाधन दर्शाना एवं नामांकन। जल के संसाधन कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, जिसमें कि परियोजनाएं हैं, और इन सब चीज़ों को मानचित्र पे दर्शाएंगे, उनका नामांकन करेंगे। जी देखिए, जिस तरह के बांध देख सकते हैं, सलाल है, भाखड़ा नागर बांध है, टेहरी बांध है, राणा प्रताप सागर बांध है, सरदार सरोवर बांध है, हीराकुंड बांध है, नागार्जुन सागर बांध है। इन सब बांधों को भी हमें दर्शाना पड़ेगा मानचित्र में। ये सारा का सारा मैं आपको कराऊंगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप बस हमारे इस पेज को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और इस वीडियो पर लगातार देखते रहिए। यहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको कहीं नहीं जाना है, वो भी बेस्ट क्वालिटी में, जिससे आपको ईजी लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा। तो आपको पढ़ाई की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, वो मैं सारा का सारा आपका कंप्लीट कराऊंगा। डेली आपको एक वीडियो देखने को मिलेगी, तो आपको बस हमारे साथ बने रहना है। तो नेक्स्ट है वो है अध्याय 4। आप देख सकते हैं यहाँ पे कृषि। आखिर कृषि में कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं, उनके क्षेत्र कहाँ, जैसे चावल की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, गेहूं की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, उस जगह को हमें मानचित्र में दर्शाना पड़ेगा। फिर है प्रमुख सबसे बड़े उत्पादक राज्य, गन्ना की सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, चाय का उत्पादन कहाँ होता है, कॉफी है, रबर है, जूट, इन सब का उत्पादन कहाँ ज़्यादा होता है, उनको हमें मानचित्र में दर्शाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये है आपका सिलेबस। फिर आपका आता है नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र आप देख सकते हैं, लोकतांत्रिक राजनीति, जिसमें कि आपका नागरिक शास्त्र। तो इसमें आपको नागरिक से रिलेटेड बताया जाएगा, नागरिक के बारे में, उनके क्या अधिकार हैं, कि ये सारी की सारी चीज़ें, जिसमें कि पहली यूनिट में आपका जो है पहला चैप्टर और दूसरे चैप्टर में आता है सत्ता की साझेदारी और संघवाद। यानी उस समय किस तरह की सत्ता थी, लोग किस तरह से उसमें पार्टिसिपेट करते थे, और उनको संघवाद क्या थे, लोगों में साझेदारी क्यों होती थी और कैसे होती थी, उनमें एकता किस तरह की एकता थी, कहाँ कहाँ लोग उसमें जो उनके क्या उद्देश्य थे, क्या पूर्तियाँ थी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। फिर है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। उस समय जो है जाति, धर्म और लैंगिक मसले क्या थे, जैसे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में किस तरह से विभाजन होता है, जातियाँ और राजनीति के हिसाब से, जैसे कि जानते हैं जाति के हिसाब से राजनीति होती है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी। उनके दुष्प्रभाव क्या है, प्रभाव क्या है, क्या उनमें अच्छाई थी, क्या बुराई थी, ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। फिर आपका आता है राजनीतिक दल, कौन कौन से प्रमुख दल हैं, कौन से दल का किस समय
जो है सृजनवाद हुआ, कब वो दल बनाए गए, फिर उनमें क्या दिक्कतें आई, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे राजनीतिक दल के अंतर्गत पढ़ने को मिलेगा। रहे आपका लोकतंत्र के परिणाम, आखिर लोकतंत्र के क्या परिणाम थे, जिसमें कि आपको लोकतंत्र से क्या तार्किक अपेक्षाएं कर सकता है, ये सारी चीज़ें को पढ़ने को मिलेंगी। लोकतंत्र में लोगों का किस तरह से विकास होता है, उनको किस तरह से सुरक्षा दी जाती है, उनको लोगों को किस तरह से गरिमा बनाए रखने की जो है भावना प्रदान की जाती है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगी। फिर आपका आता है नेक्स्ट जो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में है आपका आर्थिक विकास की समझ, आखिर लोगों में जो है आर्थिक विकास किस तरह से होनी चाहिए, इसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। विकास की परंपरागत अवधारणा, विकास की परंपरागत अवधारणा क्या है, राष्ट्रीय आय क्या होती है, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। आय और उनके लक्षण और लक्ष्य, औसत आयु, औसत आय, मापदंड, शिशु मृत्यु दर, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगी। जिसमें कि आपका जो है उसे क्या बोलते हैं, जनसंख्या के बारे में भी पता चलेगा कि जनसंख्या के हिसाब से किस हिसाब से आय होनी चाहिए, उस कितना व्यय होना, ये सारी चीज़ें आपको विकास के अंतर्गत देखने को मिलेगा। फिर आपका आता है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। आखिर भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन कौन से क्षेत्र हैं, जैसे कि असंगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, श्रमिक क्षेत्र, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगी। फिर आता है आपको मुद्रा तथा साख। आखिर मुद्रा किस तरह की मुद्रा होती है, मुद्राओं की भूमिका क्या है, बचत किस तरह से करना है, लोग व्यय किस तरह से करते हैं, संस्थाओं में मुद्रा की क्या स्थिति है, उनका क्या किस तरह से उनको जो है संस्थाओं में उपयोग किया जाता है, बैंकों में मुद्राओं का क्या रोल रहता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मुद्रा तथा साख के अंतर्गत पढ़ने को मिलेगा। फिर आता है आपका भूमंडलीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण, जिसमें आप पढ़ेंगे कि एक देश से दूसरे देश में व्यापार किस तरह से शिफ्ट किया जाता है, छोटे बिजनेस को किस तरह से इंटरनेशनल लेवल पे ले जाया जाता है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पढ़ने को मिलेंगी। इसमें आप देखेंगे कि कोई भी उत्पाद किस तरह से एक देश से दूसरे देश में भेजा जाता है, वहाँ से मंगाया जाता है, ये सारी की सारी चीज़ें। विदेशी व्यापार के बारे में भी पढ़ेंगे और विभिन्न बाजारों का आपस में जुड़ना, किस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं, वैश्वीकरण क्या है, ग्लोबलाइजेशन जिसे बोलते हैं, आखिर इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इनके कारक क्या हैं, और जो संगठन होते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और न्याय संगत वैश्वीकरण, उससे रिलेटेड जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उनके बारे में भी हमें यहाँ पढ़ने को मिलेगा। फिर आपको आता है उपभोक्ता अधिकार। उपभोक्ता के आखिर क्या क्या अधिकार हैं, एक कंज्यूमर के कौन कौन से जो हैं अथॉरिटीज़ हैं, ये सारी की सारी आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। उपभोक्ता का शोषण होता है, उसको कैसे जो है उसको दूर करना है, और उपभोक्ता के साथ शोषण होता है उसको कारण क्या है, उसको जागरूक किस तरह से करना है, ये सारी चीज़ यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। फिर इसमें आता है प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क में आपको यहाँ पे करना है शिक्षार्थी भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की वेशभूषा, विशिष्ट ग्रामीण भावना के छाया चित्र, यानी कि लोगों की किस तरह से वेशभूषा थी, उनके क्या क्या किस तरह भवन बने हुए थे, इन सारी चीज़ों को आपको मानचित्र में दर्शाना रहेगा। आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा, इसमें प्रोजेक्ट वर्क कराया जाएंगे, आपको यहाँ से मैं भी करा दूंगा और आपको कॉलेज वाले भी यहाँ से कराएंगे, जो कि आपको बहुत ही आगे जाके पढ़ने को मिलेगा। फिर है शिक्षार्थी पिछले दशक में खेती की पद्धति में आए परिवर्तन तथा गाँव में प्रचलित विभिन्न सिंचाई की विधियों पर संक्षिप्त रिपोर्ट लिख सकते हैं, यानी कि इसमें आपको खेती से रिलेटेड लिखना पड़ेगा, खेती किस तरह पहले होती थी और अब किस तरह से हो रही है, सिंचाई की व्यवस्था पहले क्या थी और अब किस तरह से व्यवस्था है, इस पर आपको एक संक्षिप्त रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, एक प्रोजेक्ट वर्क बनाना पड़ेगा। पोस्टर पे आपको यहाँ पे पोस्टर वर्क भी रहेगा, इसमें आपको जल प्रदूषण से रिलेटेड आप पोस्टर बना सकते हैं, वनों का संरक्षण किस तरह से किया जाए उस पर बना सकते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी आप पोस्टर बना सकते हैं। इनमें से आप कोई भी गतिविधि चुन सकते हैं जो कि आपको कॉलेज के अंतर्गत देखने को मिलेगा, कॉलेज वाले जो भी आपसे कराते हैं, और यहाँ पे मैं भी आपको बताऊंगा उसमें हेल्प करूँगा किस तरह से प्रोजेक्ट वर्क बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट वर्क है, प्रत्येक विद्यार्थी को निम्नलिखित प्रोजेक्ट कार्य करना होगा। लोकप्रिय संघर्ष तथा आंदोलन, उस समय क्या संघर्ष होते थे, आंदोलन क्या होते थे, इससे रिलेटेड आपको जो है वर्क करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इससे जो नंबर आपको किस तरह से मिलेंगे, विषय वस्तु की मौलिकता तथा उनकी शुद्धता, ये 1 नंबर का है। प्रस्तुतिकरण और रचनात्मकता, किस तरह से उसको डिफाइन करते हैं, किस तरह से उसमें रचना करते हैं, इसका आपको 1 नंबर का मिलेगा। प्रोजेक्ट पूरा करने की प्रक्रिया, पहल करना है, सहयोगिता है, सहभागिता है, समयबद्धता है, ये आपके क्या है प्रोसेस हैं, किस तरह से आपकी प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। फिर है विषय वस्तु, आत्मसात करने की हेतु मौखिक अथवा लिखित परीक्षा, इसमें आपको 2 नंबर मिलेंगे। इस तरह से आपको जो मार्किंग की जाएगी। तो यहाँ पे भी आपको जो नेक्स्ट है वो है शैक्षिक सत्र 2023 आंतरिक मूल्यांकन, इस तरह से आपको मूल्यांकन रहेगी, आप देख सकते हैं। प्रथम आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा जो प्रोजेक्ट वर्क रहेगा आपका अगस्त से लेके अगस्त माह में होगा, वो 10 नंबर का रहेगा। फिर दूसरा जो आपका मूल्यांकन परीक्षा रहेगा, आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा, वो दिसंबर महीने में होगा, जो कि ये भी 10 नंबर का रहेगा। और फिर चौथा रहेगा आपका मासिक परीक्षाएं, जो भी उसमें आपको 3 से 4 चरण रहते हैं। प्रथम वर्ष का रहता है, वो प्रथम मासिक परीक्षा होती है, द्वितीय मासिक परीक्षा, तृतीय मासिक परीक्षा, इसमें आपके बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं और बड़ी बड़ी जो है लॉन्ग प्रश्न भी होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मई, जुलाई और नवंबर में कराई जाएंगी, आपके कॉलेज के माध्यम से कराई जाएंगी, आपके संस्थान के माध्यम से कराई जाएंगी। इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सारे मैं आपको समय पे जो है कंप्लीट कराऊंगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे जो सिलेबस है आपने पढ़ा अभी तक, आपको सिलेबस के बारे में जान लिया है, किस तरह से आपको क्या पढ़ना है, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो मैं सारा आपको यहाँ पे कराऊंगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना, इस वीडियो में जो है आपको मैंने सारा कुछ बता दिया है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैं सॉल्व कराऊंगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, अपनी क्लास में पढ़ते हैं 10th क्लास में हो, और रेगुलर आप इस वीडियो में आपको बने रहना, जो कि आप आगे जो कक्षाओं में देखने को मिलेगा इस वीडियोज़ के माध्यम से और आगे आने वाली वीडियोज़ के माध्यम से। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।